जब मैं छोटा था तो पापा मेरे टीचर हुआ करते थे, तो उनके कुछ काम रहते थे तो हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में जाते थे। तो 2-2 घंटे हम लोग इंतज़ार करते रहते थे। लेकिन ना मिलना या मिलना भी तो 2-2 3-3 घंटे बाद मिलना और कुछ भी नहीं बताना कि आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी में नहीं देना। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ था। मदर मेरी मैटरनिटी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स थी, तो मेरी मदर रात-रात 3-3 4-4 5-5 डिलीवरी अकेली करती थी क्योंकि डॉक्टर्स कम थे। तो कल मेरे वाइफ़ का बहुत अच्छा डायलॉग था कि अगर आपको ज़्यादा समय मिले तो आप कलेक्टर किस काम के हो। जो अटूट आत्मविश्वास होता है वो अंदर से जनरेट होता है, कहने से नहीं होता है। असफलता मिले, फिर से असफलता मिले, लेकिन हर असफलता में पहले से बेहतर हो। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी कार्यशैली के लाने प्रसिद्ध हैं। उनकी संवेदनशीलता निश्चित तौर पर जनता को प्रभावित करत है और ऐसे समय में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ी उम्मीद आम जनता को रत, गरीब जनता को रत, तो उन गरीब जनता को अगर लगाव मिल जाए तो फिर कह नहीं कहा है। और ऐसे ही गरीब जनता को लगाव देकर उनकी सुनवाई करने वाले कलेक्टर जो इन दोनों सोशल मीडिया पर छाए हैं, स्वप्निल वानखेड़े जी दतिया कलेक्टर आज हमारे संग बुंदेली बौछार पे हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत सर बहुत इन दिनों लगातार पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं आप, जहां देखें आपकी जो है रील्स वायरल होती हैं। जिस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ जन सुनवाई आपने की, जन सुनवाई तो सरकार का जो है कार्यक्रम है वो होता ही है, जिस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ आपने की है, पहला एज एन कलेक्टर पहली आपकी पोस्टिंग है, तो किस प्रकार से इसका आपने एक थीम बनाई कि हमें इस भाव के साथ उस जन सुनवाई को करना है? सबसे पहले मैं अपना ही बताऊंगा। जब मैं छोटा था तो पापा मेरे टीचर हुआ करते थे, तो उनके कुछ काम रहते थे तो हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में जाते थे। तो 2-2 घंटे हम लोग इंतज़ार करते रहते थे। फिर तब मैं लगभग 12-13 साल का था, तो पूछता भी था कि हम लोग क्यों बैठे हैं, मुझे खेलने जाना है। अब एक छोटा बच्चा कितना देर तक बोलेगा, तो पापा बोल देते रुक जाओ, हमारा भी काम है। तो तब मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मैं सोचता था कि ऐसे सरकारी अधिकारी क्यों होते हैं कि इतना परेशान करे कि टीचर को 2 घंटे खड़ा रखे। तो वो मेरे जहन में अंदर से ही था कि जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनको सबसे पहले आपको है कि अटेंड करना है, उनसे मिलना है, उनको समझना है। हो सकता है कुछ टाइम पे आप उनके काम ना कर पाओ, हो सकता है मेरे पापा का काम ना भी हो पाए, जो भी स्कूल का काम रहता होगा, हो सकता है हो भी जाए। लेकिन ना मिलना या मिलना भी तो 2-2 3-3 घंटे बाद मिलना और कुछ भी नहीं बताना कि आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी में नहीं देना। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ था। कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी रात को 8-8 बजे तक भी हम इंतज़ार करते रहे कि आज से मिल के जाएंगे करके। तो तब मेरे को समझ में आया कि संवेदना इसी में है कि आप जो व्यक्ति आपके ऑफिस के पास आ रहा है आपसे मिलने, उनसे मिलिए, उनको समझिए तो सही कि क्या है। फिर हम निराकरण पे देखते हैं कि क्या नियम अनुसार निराकरण हो सकता है तो हम करेंगे, नहीं हो सकता नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम उसको ये तो विश्वास रहेगा कि एक अधिकारी साहब जिसकी वो उम्मीद लगा के आया इतने दूर से, मिल तो लिए। ये मेरे इसमें था। दूसरा भावना यही है कि जो भी हम जिसकी भी मदद करते हैं या जो भी उसकी समस्या है उसको अगर हल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हमें देखता है और हमारे भाग्य में थोड़ा बहुत तो सही पुण्य तो मिलता है। तो दोनों भाव के साथ मैं करता हूँ। तो वो पुण्य जब मिलता है, लेकिन आज के दौर में खास तौर से मेरा अपना भी अनुभव पत्रकारिता के दौरान भी है, एक बहुत आम धारणा बन गई है कि प्रशासन के ज़्यादातर अधिकारी उस भाव से काम करते हैं कि काम कैसे हो ये नहीं बताते, काम कैसे नहीं होगा ये बताते हैं। तो उस अवधारणा को तोड़ने में जब आप एज एन कलेक्टर काम करते हैं तो फिर आपके पीछे का एक बड़ा तंत्र होता है। मतलब जब आप पूरे एक 4 लेयर की उसमें पूरी वर्गीकृत व्यवस्था है, तो उस पूरे तंत्र को कैसे आपने अपने सिस्टम में ढाला, ये एक बड़ी चुनौती है। हम एक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे 100 या 200 या 500 कर्मचारी, अधिकारी, पूरी व्यवस्था एक साथ कैसे उस को मेंटेन कर सकती है, ये हमें लगता है ज़्यादा टफ रहा होगा। तो ये इसको आपने कैसे संभाला? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि आप सुनवाई करेंगे, सुन लेंगे, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपकी सुनवाई का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। तो ये मेरे दिमाग में पहले भी था। तो मैंने यहाँ एक जब शुरुआत में आया था तो जैसे मैंने देखा था कि बहुत सारे के सीमांकन का आवेदन लगाया, 3-3 साल से सीमांकन, 2-2 साल से सीमांकन नहीं हुआ, किसी को खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल रही, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया कि पहले हमने सभी सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, हमारे एग्रीकल्चर के जो कर्मचारी है, ऐसे सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाई। टीचर्स अगर है तो टीचर्स की भी पहले लिस्ट बनाई।
लिस्ट बनाने के बाद उनके मोबाइल नंबर बनाए, उनकी पदस्थापनाएं कहाँ है बनाए, और मैंने 4-5 लोग ऑपरेटर या बाबू रैंक के मेरे पीछे जनसुनवाई में बिठाए, मेरा स्टेनो भी रहते हैं, उनके पास एक एक कॉपी दे दी। और जैसे जनसुनवाई में कोई आता था तो पहले हम लोग उनको बोल देते कि करो बात और मेरी बात कराओ कि क्यों नहीं हुआ। तो पहले फेज़ में हमने वो 3 महीने वही रखा कि क्यों नहीं हुआ उस पर ध्यान दिया, कि पहले तो हमें ये समझना है कि ज़िले में दिक्कत क्या हुई है। फिर जैसे 3 महीने में मैंने समझ लिया, फिर अटैकिंग मोड पे आए। 7 दिन में मुझे चाहिए, ये 10 दिन में चाहिए, हो सकता है कोई काम 15 दिन में हो, कोई 1 महीना, नामांतरण का काम है तो हो सकता है कि 1 महीना लगे। तो लेकिन अगर वो आ रहा है, माने वो जेन्युइन है, अगर उसने आवेदन नहीं किया है तो भी हम तहसीलदार को बोलते हैं कि आप आवेदन लीजिए और आप करवाइए, ये इंतज़ार नहीं करेंगे, वो खुद आवेदन करने आएगा। अगर वारसा नामांतरण है, घर में किसी के बड़े के शांत हुए हैं तो उनका वारसा नामांतरण होना स्वाभाविक बात है, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। लेकिन अगर वो आ रहा है आपके पास और आपका नामांतरण नहीं हुआ है, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, नहीं हुआ है तो 1 साल क्यों है, तो अब हम बोलते हैं कि इसका आवेदन आप खुद लेंगे और 1 महीने के अंदर कराएंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 3-4 महीने, अभी 6-8 महीने हो गए। 8 महीने में उनको ये लगता है कि कलेक्टर साहब के पास आदमी ना पहुँचे, क्योंकि हमारे पास कॉल आ जाता है। और फिर अगर मुझे लगता है कि इसकी फॉलोअप चाहिए तो हम लोग TL मार्क करते हैं उसको। मैं मंडे को धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग लेके हर पॉइंट जो मैं मार्क किया है कि भाई इसका नामांतरण नहीं हुआ, इसको खाद्यान्न नहीं मिला, इसको पेंशन नहीं मिला, एक एक पॉइंट को चेक करते हैं हम कि आपने क्यों नहीं किया इसको। तो उसके कारण अब लगने लगता है उनको कि अब अगर हम वहीं से कर दे, साहब का फ़ोन आ गया 7 दिन में निपटाओ, नहीं तो फिर से हमें पूछते हैं, नहीं पूछा तो फिर मैंने पूछने के बाद अगर नहीं किया तो फिर हम कार्रवाई करते हैं। इसके कारण वो सिस्टम में अंदर तक हम पहुंच पाए, हर जगह पे पहुंच पाए। और सबसे इफेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनसुनवाई में मैं टीम लेके बैठता हूँ, मेरे अधिकारी अलग हैं, मेरे खुद की टीम लेके बैठता है, वो तुरंत कॉल करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। तो वो आदमी खुश होकर जाता है कि साहब एक बार पटवारी को बोल देंगे तो हो जाएगा। तो कलेक्टर ऑफिस से पटवारी को बोला जाता है, काम हो जाता है। वैसे तो हमारा ये चाहिए कि बोलने की ज़रूरत ना पड़े, सिस्टम तो ये कहता है, लेकिन कम से कम किसी का काम अगर अटका हुआ है, गरीब तबके का आदमी है, तो ये काम उसके अब होने लग गया है। जन सुनवाई में जिस प्रकार के चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं, बुजुर्ग लोग, खास तौर से बुजुर्ग महिलाएं, जो संवेदनशीलता आपकी दिखाई देती है वो निश्चित तौर पे जो बाकी जनमानस को बड़ा प्रभावित करती है। तो ये शुरुआत से ही आपके मतलब रहा आपके मन का भाव कि एक अधिकारी को एक अधिकारी नहीं हो, जनसेवक के तौर पे ही डेवलप होना चाहिए? जी जी, ये मेरे मन का भाव है। और मैं बहुत बार कहता हूँ, मेरे पापा से मैंने सीखा है। लेकिन जो ट्रेनिंग के दौरान नर्मदापुरम में मेरे कलेक्टर थे अविनाश लवानिया साहब, उनसे मैंने सीखा। और इलियाराजा सर भिंड में भी कलेक्टर रहे हैं, उनसे बहुत चीज़ें मैंने सीखी है। उनका भी यही भाव था कि जो व्यक्ति आए उसका सम्मान करो, उसको सुनो, वो परेशानी में है, हो सकता है वो आप पे चिल्लाए भी, प्रशासन कुछ नहीं करता ऐसा भी आपको बोले, उसको सुन लो और प्रयास करो कि उसका समाधान करो। तो ये जो सीखा था मैंने, जो संवेदना ज़्यादा सीखी है, ये पापा के बाद इलियाराजा साहब से भी काफ़ी सीखी थी। और जिस प्रकार के जब यहाँ लोकल, चूँकि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो कई बार बुंदेली भाषा में भी महिलाएं कुछ कहती हैं, जैसे वो अब कहीं हम सुन रहे थे कि वो कह रही थी कि वो कचरे के ढेर को घूरे पे फेंक दो। तो ऐसे कुछ बुंदेली शब्द सीखे आपने या समझ में आने लगे? जी जी जी, अब मैं छतरपुर ज़िले में भी था शुरुआत में, तो मैंने वहाँ लगभग 2 साल निकाले, तो वहाँ भी मैंने सीखा था। और उसके बाद मैं अब यहाँ भी हूँ, रीवा में मैं बघेलखंडी सीखा था। जब तेज़ बोलते हैं, कोई जो बुज़ुर्ग आते हैं 50-60 के, कभी कभी वो बहुत तेज़ बोलने लगते हैं, तब मुझे समझ नहीं आता, तो मैं साइड की मदद लेता हूँ। लेकिन अदरवाइज़ अब बुंदेली अब समझ में आती है मुझे। और बुंदेली भाषा के साथ साथ बुंदेली व्यंजन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हम लोग तो घर में अब जब भी कोई बाहर के रिश्तेदार आते हैं तो बुंदेली व्यंजन घर में बनाते हैं। तो भैया बुंदेली व्यंजन जो है बहुत सारे हों, कभी साहब भोपाल आएंगे बुंदेली समागम में तो उनको वहाँ खिलाएंगे हम लोग। जब बुंदेली समागम में बुंदेली व्यंजन भी खिलाते हैं, और मालपुआ से लेके और तमाम सारी चीज़ें। तो लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, इसकी अलग एक अपनी तासीर है। और इस यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, खास तौर से ज़मीन के सीमांकन को लेके मेड़ के बहुत हल्के फुल्के विवाद हैं, जो कई बार 5-5, 10-10 साल तक जो है खिंच जाते। तो आपको इतने समय में, लगभग 8 महीने का आपका एक कार्यकाल हुआ है दतिया में, इतने समय में आपको, या छतरपुर का भी अपना एक्सपीरियंस था, कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका मूल कारण क्या है? और इस मतलब सबसे बड़ी चुनौती कौन सी चीज़ आपको लगती है कि इस चीज़ पे काम
थोड़ा ज़्यादा किया जाना चाहिए? जी। शुरुआत से मैं बताऊंगा। सबसे पहले जब मैं आया था तो मुझे सबसे बेसिक चीज़ जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती थी वो थी लोगों को गल्ला खाद्यान्न नहीं मिलना। जो खाद्यान्न मिलना चाहिए था, बहुत सारी 900 हज़ार सीएम हेल्पलाइन आती थी और जहाँ जाओ वहाँ शिकायतें करती थी। पहले हमने उसको फोकस किया, रेड कराए। मैंने तो एक साथ 62 दुकानों पे एक दिन में एक ही टाइम पे रेड कराए थे, जैसे रेड मूवी में दिखाते हैं। तो हमने लगभग 62 दुकानों पे एक साथ रेड कराई थी और लगभग 12-13 दुकानें सस्पेंड भी कराई हमने उसी टाइम पे। उससे वो इम्प्रूवमेंट आया। हम शिकायत आती है तो हम भी देखते कि किस पॉकेट से, किस एरिया से ज़्यादा शिकायत आती है। फिर उसके बाद हमने दूसरा जो पड़ाव किया कि आंगनवाड़ी में खाद्यान्न में शिकायत आ रही है, मिड डे मील में और स्कूलों में, उस पर फोकस किया किन स्कूलों में आती है। उसमें मैंने ये जाना, जैसे आपने पूछा कि किस कारण से यहाँ आती है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोगों का बिहेवियर। जो देते हैं सर्विसेज, दुकान जो चलाते हैं, उनका बिहेवियर निगेटिव होना एक सबसे बड़ा कारण है कि दुकान तो ले लेते लेकिन फिर उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं होता। उनके बिहेवियर पे हमने, उनके मानसिकता पे टारगेट किया कि आप नहीं करोगे तो हम आपको टारगेट करेंगे। ये बेसिक शिकायत, उसमें काफ़ी कमी आई है। फिर हम आते हैं ज़मीनी जो विवाद हैं। ज़मीनी विवाद हर ज़िले में कम ज़्यादा रहते हैं, उसमें मैं कहूँगा नहीं कि यहाँ ज़्यादा है, सब जगह रहते हैं। यहाँ एग्रेसिवनेस ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ज़मीनी विवाद बहुत लंबा है तो उसको कन्वर्जन होता है कभी कभी क्राइम में। तो उसको क्राइम में कन्वर्ट ना हो, कोई घटना ना घटे, तो उसको हम सीरियसली लेते हैं पहले। तो उसको हमने सीरियसली लेना चालू किया। उसका कारण, ज़मीनी विवाद का कारण होता नहीं, हर कोई अपना ज़मीन आगे बढ़ाना चाहता है, मेड़ को भी लेना चाहता है, रास्ते को भी दबाना चाहता है। हर एक की अलग अलग मेंटालिटी होती है। लेकिन जैसा ही समुदाय अगर उसमें क्वेश्चन में आ रहा है, गांव का विवाद है, 10-12 लोगों का विवाद है, तो उसको हम प्रायोरिटी से लेते हैं। तहसीलदार को बोलते हैं कि इसको 10 दिन में, 15 दिन में उसको जो भी निराकरण करना है कर दीजिए। तो वो फिर चीज़ें सॉल्व होने लगी। फिर नगरीय निकाय की साफ़ सफाई की कुछ ऐसी चीज़ें आई थी, उसको नगरीय निकाय को समय पे लोगों को वेतन ना मिलना, उस पर हमने फोकस करना चालू किया। जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षा पे फोकस करना चालू किया। हमने बोला कि जो टीचर आते हैं उनको ई अटेंडेंस ही लगाए, हमें अटेंडेंस चाहिए नहीं। कम से कम शिक्षक आएंगे तो हम लोग ये तो इंश्योर कर पाएंगे तो कुछ तो पढ़ाएंगे ही, ऐसा तो नहीं है आ ही नहीं रहे तो क्या ही पढ़ाएंगे। तो हमने ई अटेंडेंस चालू किया और 97% हमारा ई अटेंडेंस लगातार रहा। एसआईआर में हमारा थोड़ा कम हुआ। उसके बाद हमने हेल्थ पे फोकस किया। पता चला कि जो हमारे सब हेल्थ सेंटर थे वो खुलते नहीं हैं, खुलते भी तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए खुलते हैं। तो हमने कंपल्सरी, शासन से कोई निर्देश नहीं था लेकिन हमने कंपल्सरी कर दिया कि सभी सीएचओ डॉक्टर होंगे वो ई अटेंडेंस से ही अपनी अटेंडेंस देंगे, अन्यथा हम सैलरी नहीं करेंगे। उसके लिए सीएचओज ने आंदोलन थोड़ा सा किया भी, शिकायतें भी आई कि ये गलत हो रहा है। फिर भी हमने बोला कि अगर आप जाते हैं कि नहीं बता दीजिए, अगर नहीं जाते हैं तो हम कैंसिल कर देते, ई अटेंडेंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला हम तो जाते हैं सर, ई अटेंडेंस देने में आपको क्या दिक्कत है। बैठना मैं चाहता हूँ, आप चलो आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे भी मैं फ्लेक्सिबल रखूँगा, कभी आप लेट हुए कभी नहीं, लेकिन कम से कम 4 घंटे बैठेंगे तो उस मरीज़ को लगेगा कि साहब रोज़ आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज मुझे पेट दर्द कर रहा है, मैं साहब के पास कल चला जाऊँगा। लेकिन अगर रात को मरीज़ को दिक्कत कर रहा है पेट, तो वो सबसे पहले सोचता है कि बड़ा वाला शहर का अस्पताल कौन सा है, अरे 40 किलोमीटर दूर है, कल मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर या सीएचओ रोज़ आ रहा है तो उसको पता है कल आ जाएगा, कल हम दिखा देंगे। तो कम से कम आपकी निरंतरता हो तो हम हेल्थ में दिक्कत नहीं आए। तो उसमें हमने सीएचओ का अटेंडेंस बढ़ाया और लगभग 87 से 91% के बीच में हमारा सीएचओ का अटेंडेंस रहा। बाकी 9% की तो हमने सैलरी नहीं जारी की, रोक के रखा था। वो बहुत बड़ा बदलाव आया। और फिर मैं खुद ही अस्पतालों में जाने लगा, तो उसमें भी, अस्पताल में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा। हम डिलीवरी पॉइंट्स भी बढ़ाए। ओवरऑल हमने अभी रिसेंटली जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम थे उसमें कॉपी पे हमने पूरा अटैक कर दिया कि कहीं भी कॉपी किसी भी हालत में ना हो, मास कॉपी ना हो, माने सिस्टमिक कॉपी ना हो। हर चीज़ में देखने लगे, सीसीटीवी इतने ज़्यादा बढ़ा दे, बाहर भी बढ़ा दे, अंदर भी बढ़ा दे, और सबकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी हमने लेना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल चीज़ें जो भी, हर ज़िले का अपना एक मूल मंत्र होता है, अपनी एक काम करने का तरीका होता है। झांसी से दतिया अलग है, ललितपुर अलग है। ललितपुर के लोग झांसी की तरह काम नहीं करते, दतिया के लोग झांसी की तरह काम नहीं करते। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जैसा आपने बताया था कि इंटरनल समस्या है, लेकिन हमने हर समस्या को एज अ प्रशासन अलग तरीके से समझा कि लेट्स होप कि ये सॉल्व हो जाएगा। उसको पहले समझा और उसमें फिर नीचे से ऊपर तक जाते गए। और इसमें सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूँ कि यहाँ जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा।
सभी का, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, सबका सपोर्ट अच्छा रहा। इवन पूरे मंत्री हमारे रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उन्होंने खुद बात की कि ठीक है करो आगे। तो ओवरऑल जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट मिला तो मुझे काम करने में भी काफ़ी आसानी हुई। जनप्रतिनिधियों को सपोर्ट तो मिला, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि तो कई बार सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन नेतागिरी का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आम जनता के बीच में से कुछ लोगों का आना, कई बार किसी आप कर्मचारी पे थोड़ी सख्ती करो तो उसके अंदर का एक नेतागिरी का कॉन्सेप्ट, वो तो चुनौती है। जी जी जी, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे बार कि हमारे कर्मचारियों में अलग नेता होते हैं, जो कभी कभी सही के लिए खड़े रह जाए हम उनके साथ हैं, लेकिन गलत के लिए खड़े जाए हम साथ नहीं है। अगर हम सस्पेंड करते हैं तो आप आंदोलन कर दे, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा। कभी कभी जो लोअर लेवल के होते हैं, ग्राम में कोई एक बड़ा नेता बन के घूमता है, जा ना वो किसी पार्टी का है ना किसी का है, लेकिन नेता बन के घूमता है, उसका काम दबाव करना है, कभी गलत काम कराना है, ऐसा रहते हैं लोग। तो उसके लिए तो हम लोग बहुत सख्त है कि सुनना नहीं, अगर होता है तो मेरे नाम बता दो कि कलेक्टर साहब ने बोला है। तो ऐसे करके भी हमने बहुत सारे निपटाए हैं प्रकरण कि राजनीति को हावी नहीं होने दिया जहाँ ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट है कि वो चाहते हैं जैसे स्कूल इधर नहीं इधर बनना है, बिल्कुल रास्ता बड़ा बनना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है। चाहे वो हमारा PWD बोल रहा है सर रास्ते की विड्थ 15 फीट होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि बोले नहीं 16 फीट होना चाहिए, तो शासन से भी हमने अप्रूव कराया, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ छोटे छोटे गाँव के छोटे छोटे लोग होते हैं उनको तो रोकना ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली हमारे अंदर जो नेतागिरी होती है जो हमारे कर्मचारियों के, उसको मैं ये नहीं कहूँगा रोकने में हम काबिल हुए, लेकिन समझाने में हुए हैं कि हमारा अगर आपका हमारा अंदर का रिश्ता है, मैंने एक परिवार का रिश्ता है, आप आके बैठिए बात कीजिए, हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपकी बात हमेशा सॉल्व हुई, चाहे आंदोलन करें तो भी सॉल्व होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आंदोलन का रास्ता आप तब अपनाइए जब मेरे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। अगर मेरे से रिस्पांस मिलता है, आप हर व्यक्ति से मिलता हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बातचीत का रास्ता पहले हो, फिर बाद में आंदोलन। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बात करिए, बात नहीं होती है, बात नहीं सुनी जाती है, जो सिंपल सा हो सकता है वो नहीं होती है। आप आंदोलन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमसे बात करें, सच्चाई जान लें, जो सही है वो गलत है जान लें। अगर फिर आपको लगता है कि नहीं फिर भी गलत हो रहा है तो आप ओपन है, लेकिन हमारे पास एक बार जानकारी आनी चाहिए। नहीं तो मैसेज अलग से जाता है कि कलेक्टर का और तहसीलदारों का नहीं सही से जम रहा है, कलेक्टर या नगर पालिका नहीं जम रहा है, वो जो मैसेज जाएगा वो प्रशासन के लिए अच्छा नहीं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम तो सबकी बात सुनेंगे। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार। और इस क्षेत्र में ख़ास तौर से कुछ जो है नशे को लेके कई बार बहुत सारी चीज़ें आई, और नशा और सट्टा दो एक बड़ा एक पॉइंट दतिया ज़िले का एक रहा, और चुनावों में भी ये मुद्दा बनता रहा। लेकिन नशा मुक्ति को लेके जो आपके प्रयास रहे उसमें आपको पुरस्कार भी मिला, वो किस तरह से, और बाकी जो नशा मुक्ति या बाकी जो अनैतिक गतिविधि उनमें आपको लगता है कि प्रशासनिक लेवल पे, एक तो उसमें आधा हिस्सा पुलिस का भी है ज़्यादातर, प्रशासनिक लेवल पे आप कितने कामयाब हो पाए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बाकी मध्य प्रदेश से ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया रहा है, जिसमें क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, जिसमें इलीगल हथियार जो है, अवैध हथियार ज़्यादा है। गोलीबारी जो जनरली बाकी ज़िलों में दिखती नहीं, वो कॉमनली यहाँ दिख जाती है, बिल्कुल सही है। अवैध शराब, बिल्कुल सही बात है। और जो शराबबंदी का जो हमारा भी आंदोलन है, शराबबंदी के लिए, शराब के खिलाफ, नशा के खिलाफ, वो भी हमने ज़ोर शोर से चलाया है। सबसे पहले हमने बच्चों को टारगेट किया, जो 15 से 17 साल के बच्चे जो आसानी से शराब के अधीन हो जाते हैं, उनको पकड़ना शुरू किया है और उनके साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया, टीम भेजना शुरू किया कि भाई शराब ख़राब है ये तो अलग बात है, लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, आप कुछ नहीं बन पाओगे। उनको मॉडल दिखाएं कि कोई अगर आगे जाता है तो क्यों जाता है, कोई अगर पीछे रहता है तो क्यों रहता है, उनको समझाया गया। और हमने लगभग 3 महीने लगातार प्लानिंग की गई कि हम एक दिन ऐसा चुनेंगे लगभग नवरात्र के आसपास कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जहाँ जितने भी संस्थान हैं, उन संस्थानों को एक साथ लेके हम नशाबंदी की शपथ, नशा मुक्ति की शपथ भी हमने कराई, और वो प्रयास भी लगातार जारी है। लेकिन एक बात जो सच्चाई है कि अभी तक वो उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए जैसे साउथ मध्य प्रदेश में हो या
वेस्ट मध्य प्रदेश में है, पश्चिम जैसे मालवा का रीजन है या जबलपुर साइड है, वहाँ नशे पे थोड़ा सा कंट्रोल है। यहाँ नशा प्रमाण ज़्यादा है, उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है और अपेक्षा करते हैं कि हम कार्रवाई करते रहे और कम करते रहे, नशाबंदी को सक्सेसफुल कराते रहे। और जिस प्रकार से जब आप पूरे ओवरऑल अपनी वर्किंग देखते हैं 8 महीने में, अभी जैसे नशे को लेके जैसे आपने बात करी, तो और ऐसी कौन सी चुनौतियां जो लगता है कि अभी इस पे काम हम नहीं कर पाए हैं, इस पे थोड़ा अभी और हैमरिंग की ज़रूरत है? जी, दतिया एक धार्मिक नगरी है, धार्मिक जिला है, जिसमें माँ पीताम्बरा का आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद माँ रतनगढ़ माता, जिसमें हज़ारों नहीं लाखों आते हैं दिवाली के टाइम में, 25 लाख तक लोग आते हैं। उसके साथ साथ नवरात्रा में आते हैं। हमारे पास उनाव बालाजी का मंदिर है, जो भी अपने आप में एक सिद्ध मंदिर है। इसके साथ साथ सोनागिर का जैन धर्म का एक बड़ा वहाँ मंदिर है। सब जगह आते हैं। तो हमने इन सभी जगह पे, रतनगढ़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और काम कर रहे हैं। उनाव बालाजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि का बहुत अच्छा सपोर्ट है। सोनागिर पे बहुत काम कर रहे हैं और तीनों पे हम और माँ पीताम्बरा पे भी काम कर रहे हैं। इसमें फोकस यही है कि श्रद्धालु जो आते हैं उनको भीड़ बहुत हो गई, समय लग रहा है, क्राइम्स, चेन स्नैचिंग हो रही है या धक्का मुक्की हो रही है। इन घटनाओं पे हमने बहुत हद तक कंट्रोल भी किया है। सीसीटीवी ज़्यादा बढ़ाए हैं और जो भी घटनाएं होती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा गार्ड जो था वो कहाँ था। एसपी साहब इसमें काफ़ी एक्टिव है, इसमें कंट्रोल आया है। डेवलपमेंट के वर्क्स हमने सोनागिर में, क्योंकि जैन समाज उन्नत समाज है और काफ़ी वीआईपी आते हैं, तुमने वहाँ भी साफ़ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स इसके काम बढ़ाए हैं। अब ये हमारा प्रायोरिटी था। दूसरा हमने प्रायोरिटी लिया था कि जो रोड कनेक्टेड नहीं है बस्तियों से, उसकी चिन्हांकन किया है। हमारा चिन्हांकन पूर्ण हुआ है, अब वो भोपाल हम भेज रहे हैं, जिसमें अपेक्षा भी है कि हम लोग 100% जो छोटी छोटी बस्तियाँ है उसको भी रोड से कनेक्ट कर देंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ही वो संदेश है, जब प्रधानमंत्री जी का ही है कि ग्राम सड़क योजना में हम हर बस्ती को कनेक्ट करें, उसमें हम कामयाब हैं। तीसरा था कि नल जल योजना थी, उसमें हमारे लगभग 400 योजनाएं थी, उसमें से आधी योजनाएं, लगभग 200 योजनाएं हमारी चल नहीं रही थी, काम अधूरा छोड़ दिया था। उसको हमने टेकअप कराया, फिर से रीटेंडर कराए। अब वो 199 बचे थे, पूरे के पूरे टेंडर हो गए। अब हमारे 25 से 30 ऐसे काम बचे हैं जिसमें पानी नहीं मिल रहा है, स्रोत नहीं मिल रहा है, वो काम हमारे पेंडिंग रह गए। बाकी 150-155 काम का स्रोत भी मिल गए और काम शुरू हो गए और लगभग अप्रैल 30 तक वो काम खत्म हो जाएंगे। 30-40 काम डिपेंड कर रहा है कि स्रोत हमें कहाँ मिलता है, तो वो भी काम हम कर देंगे, लेकिन टेंडर हो चुका है। ऐसे ही हमने आंगनवाड़ी पे, मेरी आंगनवाड़ी मेरी जिम्मेदारी पे, हमने लोगों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोद लीजिए आंगनवाड़ी को और जाके देखिए कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन उसका उद्देश्य है कि आंगनवाड़ी के प्रति लोगों को जागरूक करना कि आप आजू बाजू में अगर आंगनवाड़ी तो एक बार देखना चाहिए। उस पर हमने काम किया है और यही हमारा फोकस है कि लगातार उस पर काम किया जाए, आंगनवाड़ी पे काफ़ी काम किया जाए। स्कूल शिक्षा में सबसे पहले अटैक हमने कॉपी पे किया है। तो अब हमें समझ में आएगा कि कौन सा स्कूल है जहाँ फेल रेट ज़्यादा होगा। अगर फेल रेट नहीं आया तो मैं समझूंगा कि वहाँ कॉपी हो गई है। अब हम पकड़ेंगे कि ज़्यादा फेल रेट कहाँ आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे कि वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैंने लिया है और मैं अपेक्षा करूँगा उसमें बढ़ाऊँगा, वो है हेल्थ। क्योंकि मेरी मदर भी स्टाफ नर्स रही है, नर्सिंग का काम मैं बचपन से लेकर उन्होंने लगभग 40 साल तक नर्स की नौकरी की है, तो मैं हेल्थ को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। ग्रामीण में हम लोग मम्मी के साथ ट्रांसपोर्ट होते थे, माँ के साथ ही रहते थे। घर हमारा साथ में गांव में, कभी छोटे कस्बे में रहता था जहाँ पीएचसी सेंटर रहते थे। तो पीएचसी को हमने फोकस किया है, पीएचसी में रिपेयरिंग वर्क करना, उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर की ई अटेंडेंस चेक करना। और बहुत इंपॉर्टेंट काम कि अगर किसी मदर की, माँ की मृत्यु होती है, माता मृत्यु दर में, गर्भवती माता की, उसको हम बहुत रिव्यू कर रहे हैं। हमारा माता मृत्यु दर पहले 20 का था, वो जो अब 12 पे आया, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। लगभग हम 40% कम कर दिए।
और जो शिशु मृत्यु दर है वो भी बहुत ड्रास्टिकली 40% से ज़्यादा वो भी कम हुआ है, क्योंकि हम हर शिशु मृत्यु को हर सोमवार को मैं रिव्यू करता हूँ कि ये शिशु किससे मरा। अगर जेनेटिक है, जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेनेटिक के अलावा सिस्टम से माने हम उसको बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए, उस पर हम फोकस करते हैं। नई नई पॉलिसियाँ मैं खुद बनाता हूँ, जिसमें एक मेरे पास एक आया था अभी रिसेंटली कि बच्चे का दूध पीते समय नाक में दूध गया तो बच्चे की मृत्यु हुई। तो मैंने पूछा उसको कितने साल का बच्चा था, तो वो बोले वो 3 साल का बच्चा पैदा हुआ था। 3 साल का बच्चा पैदा हुआ तो आसानी से वो मरना नहीं चाहिए, तो मरा। तो मैंने बोला कि माँ को इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं थी कि जब दूध पिलाया उसने तो दूध में बच्चा ऐसा अगर उसने पकड़ लिया तो जस्ट दूध, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं रहता है ज़्यादा से, बच्चे ने दूध पी लिया और नाक में चला गया। तो अगर पिला दिया उसके बाद भी उसने ऐसे ऐसे कर दिया होता तो हो जाता है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती है वो एएनएम की और जो आशा कार्यकर्ता है उनकी। क्या गलती है कि आपको उनको बताना चाहिए गर्भवती महिला को कि दूध आपको पहले ऐसे पिलाना है बच्चे को, ताकि उसके पैर थोड़ा सा नीचे रहे, ताकि दूध नीचे जाए पहली बात। और जैसे दूध पिलाए उसको थपथपाना है, क्योंकि दूध नीचे जाता नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो बच्चा दूध नाक में आएगा, वो मर जाएगा, और सही में मरा था। तो फिर हमने ये बोला कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आशा कार्यकर्ता और एएनएम है उनका, मुझे जो भी नया बेबी होता है घर आता है तो मैंने उनके साथ वाला फ़ोटो चाहिए कि आपने ट्रेनिंग दिलाई। अगर कहीं बच्चा अब मर जाता है दूध नाक में जाने से, तो मैं वो फ़ोटो चेक करूँगा कि आपने ट्रेनिंग दिलाई कि नहीं, और उनके पति को पूछूंगा, माता को पूछूंगा आपको ट्रेनिंग दिलाई थी या नहीं दिलाई थी। अगर ऐसा होता है कि उनको ट्रेनिंग दिलाई थी तो मैं मान लूँगा ठीक है गलती हो गई उनकी माता पिता की। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दिलाई तो मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है कि आपको सिर्फ एक बार बताना है कि बच्चे का पैर थोड़ा नीचे के साइड होना चाहिए, लेकिन उससे ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टमिक चेंजेस हम निकाल रहे हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है। एक हमने जो चेंज किया है कि माता मृत्यु क्यों हो रही थी, तो मैंने एक बेसिक सा चेक किया था कि जब वो 7 महीने का गर्भ रहता है उसका, तो उनका HbA कम हो जाता है, बेसिक चीज़ है। तो हम लोग उसको सीवियर एनीमिया में डिक्लेयर कर देना चाहिए, बस इतना ही है। एनीमिया से सीवियर एनीमिया डिक्लेयर कर देंगे तो रेड अलर्ट, जैसे लाइट लग जाता है रेड, वो लाइट लगा मैंने रेड अलर्ट जैसा आपको फ्लैग करना है, वो नहीं करते थे। तो हमने तुरंत सबको बोल दिया कि अगर सीवियर एनीमिक है, उसका HbA 6 से 5 से कम है, और आपने अगर बताया नहीं, माने आपने चेक नहीं कराया, तो हम आपकी भी गलती मानेंगे, CHO की भी गलती मानेंगे, और डॉक्टर की भी गलती मानेंगे कि आपके कारण उसका मृत्यु हुआ है। तो पिछले 4 महीने में एक भी खबर ऐसी नहीं आई कि एनीमिया से मृत्यु हुई। वो बहुत बड़ी सफलता है मेरे लिए। पहले हुई थी, अक्टूबर सितंबर तक डेथ होती रही, तो मैं रिव्यू करता गया कि वो कैसे रहा है। अब वो, क्योंकि गरीबी में लोगों को पता नहीं होता, लेकिन वो ड्रास्टिकली कम हो गया। अब हमारी एक भी माता मृत्यु उससे नहीं मरी है कि ब्लड कम हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, ब्लड कम हुआ, माने HB कम हुआ। अब जो 1-2 डेथ हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि जेनेटिक है, सिस्टम में एरर हो सकता है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि अब सब अलर्ट मोड पे है कि कलेक्टर साहब खुद चेक करते हैं। 1-2 को अगर हमें करना है सस्पेंड, मैंने डॉक्टर को सस्पेंड किया हुआ है, या एक डॉक्टर 2 नर्सेस को टर्मिनेट किया था। अब तब से वो इम्प्रूवमेंट आया, तो हम हेल्थ में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी चाह रहे हैं कि वो हेल्प है कि हमारा ये टारगेट होना चाहिए, बिना किसी कारण के, सिस्टम के कारण, हमारे जो सिस्टम है उसके कारण कोई भी माता बच्चा या कोई भी ना मरे। ऐसे हमारे ये प्रोजेक्ट है कि अपेक्षा है कि हम लोग इसमें सफल रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पे आपने एक पूरा टूर बना के भी आप ले गए हैं कई बार, के आपका प्रशासन आपके द्वार, तो वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा? जी 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 आपका प्रशासन आपके द्वार, हम लोग उन एरिया में जाते हैं जो एरिया बहुत दूर है, जहाँ नॉर्मल नहीं पहुँचते। तो हम लोग जैसे भांडेर और सेवड़ा विधानसभाएं हमारी है जिसमें काफ़ी दूर है, उसमें अलग अलग जगह पे हम लोग जाते हैं। अभी हमने शहरों पे टारगेट किया था, बसई ग्रामीण पे ज़रूर टारगेट किया है, बाद में हम ग्रामीण पे भी टारगेट करने का सोच रहे हैं। अब थोड़ी सी बात पर्सनल हो जाए कि स्वप्निल वानखेड़े जी कहाँ से हैं और कहाँ से दतिया तक का जो पूरा सफ़र है, जो थोड़ा सा आप दर्शक जानना चाहते हैं। मैं अमरावती ज़िले से हूँ, महाराष्ट्र से। मैंने जैसे बताया, पापा मेरे टीचर थे और माता जी मेरे स्टाफ नर्स रही है। पापा मेरे बाद में प्रिंसिपल बने थे स्कूल के। मैं नवोदय विद्यालय पहले 1 से 4 मैं सरकारी माध्यमिक शासकीय विद्यालय में ही था, अपने सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ग्रामीण में घूमते थे, तब के प्राइवेट स्कूल भी नहीं रहते थे।
उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय में रहा 7 साल। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है। मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग 3.5 साल जॉब की है। उसके बाद मैं यूपीएससी में आया। पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट बना, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर पे ज्वाइन हुआ नागपुर में। उसके बाद फिर सेम सर्विस से रैंक इंप्रूव करने के बाद मैंने IAS ज्वाइन किया था। कैडर मेरा ये पहला प्रेफरेंस था होम कैडर के बाद। तो मध्य प्रदेश क्योंकि विदर्भ से नज़दीक है, नागपुर से नज़दीक है, तो मेरा नेचुरली होम प्रेफरेंस था ये। दिस इज़ द सेकेंड होम टू माई होम। और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग नर्मदापुरम में हुई थी एज अ असिस्टेंट कलेक्टर। उसके बाद मैं SDM रहा खजुराहो में, छतरपुर ज़िले में। उसके बाद मैं CO ज़िला पंचायत लगभग 3.25 साल रहा रीवा में, इसी साइड यूपी टच है तीनों ज़िले। उसके बाद मैं जबलपुर में म्यूनसिपल कमिश्नर रहा, नगर निगम कमिश्नर। उसके बाद मैं ADM रहा सतना में और फिर दतिया। तो ये पूरे जितने जो भी आपका करियर का सफ़र रहा, उसी सफ़र में कलेक्टर बन के क्या क्या करना है? जैसे हम लोग बचपन में एक ऐसे लिखते थे कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आपके मन में ये था कि अगर कभी जिस दिन कलेक्टर बनूंगा तो ये चीज़ें करूंगा, ये चीज़ें थी प्लान में कभी? जी जी बिल्कुल प्लान में थी। जो मैंने पूरी मेरे ये बताया, जो मैंने मेरे ड्रीम्स बताए कि हमें किस पे काम करना था, ये UPSC पढ़ते हुए भी वो बढ़ते गए। और पहले से भी थे कि पहले हमें, क्योंकि मदर मेरी मैटरनिटी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स थी, तो मेरी मदर रात 3-3, 4-4, 5-5 डिलीवरी अकेली करती थी, क्योंकि डॉक्टर्स कम थे। अपने दाई के साथ डिलीवरी करती थी। तो हमने डिलीवरी पे, इसीलिए मैंने फोकस बहुत ज़्यादा किया है कि डिलीवरी पे माता मृत्यु दर न हो। मैंने मम्मी का रिकॉर्ड है कि मम्मी ने कभी भी किसी की डेथ नहीं होने दी 40 साल की नौकरी करने के बाद। और मम्मी भी प्राउड से बोलती है, और वो भी मुझे बताती है कि आप थोड़ा फोकस करेंगे, प्रशासन थोड़ा फोकस करता है, लापरवाही बचाएंगे तो करेंगे। ये ड्रीम, जैसे मैं कलेक्टर बनूंगा तो मैं इस पे फोकस करूंगा, ये तो मेरा था ही कि स्वास्थ्य पे हम फोकस करेंगे। दूसरा फोकस करेंगे शिक्षा पे, और खाद्यान्न सबको मिले। अब नया जो चुनौती आती है खाद की, जो फर्टिलाइज़र खाद जो लोगों को प्राप्त होने में बहुत सारी परेशानी आती थी। पिछली बार हमें FIR भी करने पड़े थे लास्ट ईयर, जब मैं नहीं था कलेक्टर। बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर होता था। वो भी मैंने सोच के रखा था कि खाद जो हम लोगों को दे रहे, किसानों को देते हैं, उसमें दिक्कत ना हो। इस बार हमने 3 सेंटर हमारे पास थे, तो अब 82 सेंटर कर दिए, डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब हमें खाद में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, कम ज़्यादा थोड़ी बहुत आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। ई-टोकन से हो गया। स्वास्थ्य शिक्षा में हमने इम्प्रूव किया, मैंने जैसे बताया है। और ओवरऑल जो PDS सिस्टम है, जो शॉप होते हैं गल्ले की दुकानें, उस पर भी हमने इम्प्रूव किया। और ये मेरे पहले से था कि गल्ले के दुकान में मेरे पास जो व्यक्ति आ रहा है उसको मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा ड्रीम करता था कि कोई मेरे पास आए और वो बोले, साहब ये मेरे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल है, ये किसी ने नहीं किया, नहीं हो रहा है। उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, कि जो नहीं किया वो मैं करूँगा। पेंशन नहीं मिल रहा है, 10-10 साल से नहीं मिली, पेंशन करवाया। किसी का बच्चा मर गया, उसको 4 लाख रुपए शासन से मिलता है, RBC 6-4 में नहीं कराया तो हमने करवाया। मैंने करना, सब करते हैं, लेकिन वो मेरा ड्रीम था कि इसको तो मैं फोकस पे करूँगा। तो ऐसे लोग जिनको कोई मदद नहीं करता, उसको मदद करना, ये मेरा कलेक्टर बनने के बाद पहले से था, और उसको मैं कंटिन्यू करता भी हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जब आप फैमिली के साथ जब आप शहर में होते हैं, तब भी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय होता है। तो एक फैमिली के साथ पूरा समय स्पेंड करना, फैमिली को समय देना, और साथ साथ ये भी करना कि रात में आपकी जाने की टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, तो ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, इसका भी सामंजस्य बनाना। जी जी, बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को मैं पूरे दिन में 1 मिनट 2 मिनट के लिए देख पाता हूँ, ऐसा होता है बहुत बार, अपनी अपनी चुनौतियाँ है। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि हमने ये, मेरे वाइफ और मैंने, हमने ये डिसाइड किया कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो दूसरे दिन क्यों ना करना पड़े, त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वही हमारे अनुभव रहते हैं और वही हमारी संस्कृति है, ताकि बच्चा वो सीखेगा। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई भी त्यौहार, छोटा छोटा त्यौहार क्यों ना हो, उसको अच्छे से निभाते, ताकि मेरा बेटा उसको सीखे, संस्कृति को सीखे कि हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि टीवी पे तो आता नहीं है, टीवी पे तो हम सब भूल गए हैं कि गुड़ी पाड़वा क्या है, जयंती, किसी महापुरुष की जयंती कोई दिखाता नहीं है। तो हम उसको निभाते ज़रूर हैं। वो मेरा फैमिली टाइमिंग होता है, उसी को मैच करता है। बाकी टाइम में फिर चल जाता है, सैटरडे संडे जहाँ मौका मिलता है तो मैं अपने बेटे को लेके अलग से जाता हूँ, ताकि तुम मेरे से ही बात करो, जबकि वो मेरे से कम समझता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज बुंदेली ज़्यादा आती है। क्योंकि हमारे घर में जो काम करने वाले होते हैं वो बुंदेली में बोलते हैं, तो वो भी
शब्द कभी कभी बुंदेली में बोल देता है। अब तो मुझे समझ में आती है, कभी कभी मेरी वाइफ बोल देती है ये शब्द क्या होता है तो कभी कभी मैं बता देता हूँ, लेकिन ऐसे ही मैनेज होता है। लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, खुशी है कि काम ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे वाइफ का मुझे एक डायलॉग मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब मैं आया था तो मैंने बोला था, यहाँ ज्वाइन हुआ था कलेक्टर, कि मुझे काम ज़्यादा रहेगा तो समय कम मिलेगा मिलने, मैंने अब फैमिली के साथ स्पेंड करने का। तो कल मेरे वाइफ का बहुत अच्छा डायलॉग था कि अगर आपको ज़्यादा समय मिले तो आप कलेक्टर किस काम के हो और वो सही भी है, इसलिए वाइफ भी समझती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सुंदर और बहुत प्रेरक और रोचक चर्चा। और इसके साथ एक आखिरी जो सवाल के बुंदेलखंड क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, छतरपुर से लेके यहाँ भी आपने काम कर रहे हैं, यहाँ के यूथ को एजुकेशन को लेके कि वो एजुकेशन की तरफ जाए, एजुकेशनल चीज़ों की तरफ जाए, शासकीय सेवाओं में जाए या जो भी हो, तो उसको लेके आप एज एन कलेक्टर, एज एन करियर गाइडेंस के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसको भाग तो नहीं सकते। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है जो मैं बहुत अच्छे से याद करता हूँ, फेल अगेन फेल बट फेल बेटर। असफलता मिले, फिर से असफलता मिले, लेकिन हर असफलता में पहले से बेहतर हो। आपका जो अंतर है, मार्जिन है, वो कम कम होते जाए। अगर पहली बार आप प्रीलिम में 20 मार्क्स से फेल हुए तो अगली बार आप 10 से हुए, फिर 3 से हुए। अगर पहली बार 20 से हुए, दूसरी बार 10 और फिर 20 से हो गए तो आप सही नहीं है। तो फेल बेटर। असफलता कोई दिक्कत नहीं, चुनौती है, उसको स्वीकार करो, लेकिन सही तरीके से स्वीकार करो। देखो, दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान भटकना, मोबाइल, मैं खुद कहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर ड्रीम। हमारे जो सपने होते हैं उसका सही अगर कोई दुश्मन है तो डिस्ट्रैक्शन है। हमारा आलसीपन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। हम ताकत लगाते हैं पढ़ाई करने के लिए, एक मैसेज आ जाता है, मैसेज तो 2 मिनट का रहता है, लेकिन हम उसमें घुस जाते हैं और कुछ और देखने लगते हैं। इंटरनेट पे घुस गए, थोड़ा सा सर्च करना था कि हाउ जुपिटर इज़ रोटेटिंग, जैसे कुछ देख लिया, वो जुपिटर देखने के बाद हम पूरा सब देखने लगते हैं, जो जो आपको लगता है उसकी रील भी आने लगती है। तो जो ध्यान भटकने वाला डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर ड्रीम्स। इट्स अगेन द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी। जो आपको निरंतरता चाहिए, उसका एनिमी डिस्ट्रैक्शन ही है। तो यूथ को मैं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचे रहिए। तीसरी बात, डिसिप्लिन सब जानते हैं, बहुत ज़रूरी है। अनुशासन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अनुशासन जब कोई ना देख रहा हो तब अगर आप अनुशासित है तो वो अनुशासन है। सुबह 4 बजे उठ के अब 6 बजे स्कूल जाना या ट्यूशन को जाना सब करता है, उसको अनुशासन नहीं बोलते। सब बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा तो सुबह बराबर 5 बजे उठ जाता है, आधा घंटा पढ़ाई करता है और फिर कॉलेज चला जाता है, जो भी है। वो पापा को दिखाने के लिए आप उठ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। डिसिप्लिन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू। अनुशासन जब कोई भी ना देख रहा हो, अगर ऐसा अनुशासन आप में है तो आपको रोकना लगभग असंभव है, ये मैं मानता हूँ। चौथी बात, जो प्रोग्रेस होते हैं, आपको सब बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट बनिए। कॉन्फिडेंस आता कैसे? ऐसे थोड़ी होता है कि मैं गाड़ी चलाने लगूँ और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है कि कार सीखना है, कॉन्फिडेंस रहो, कार सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप छोटे छोटे सुधार करते हैं, छोटे प्रोग्रेस। आज से कल मैं अच्छा हूँ, कल से आज अच्छा हूँ, आज से फिर कल अच्छा हो जाऊँगा। जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट होते हैं उसी से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो अनमैचेबल होता है। जो अटूट आत्मविश्वास होता है वो अंदर से जनरेट होता है, कहने से नहीं होता है। और अंदर से तब जनरेट होता है जब आप धीरे 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 प्रोग्रेस करते हो। और जब भी आप प्रोग्रेस करो, खुद के ऊपर ऐसा ज़रूर करो कि वाह शाबाश। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बड़ा चीज़ या बड़े सपनों को पाने के लिए समय देना ज़रूरी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड। हर कोई जो बड़ा बनाए, बड़ी चट्टान अगर समुंदर में दिखती है तो जितनी बड़ी वो दिखती है उसके 10 गुना बड़ी नीचे होती है। तो उसने वो बेस बनाया है, तब के जाके वो ऊपर आया है। हर कोई चाहता है कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करूँ, 6-8 महीने 1 साल में मैं क्लियर कर दूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं वो भी अपने कॉलेज से पहले ही प्रिपेयर करते रहते हैं, तब के जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं। तो हर बड़ा सपने के लिए समय देना ज़रूरी है। आप खुद को बताना पड़ेगा कि हम जब समय देंगे और डटे रहेंगे
डटे रहेंगे तब जाके हम लोग पास हो पाएंगे। वो बोलता हूँ कि अब जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है वो टेस्ट मैच की तरह होती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 छक्के मार के आप घर चले जाओ और मैच हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप जितने देर डटे रहोगे उतने रन बनते रहेंगे, लेकिन आपको डटे रहने की स्किल आनी चाहिए। विकेट नहीं गिराना है, उसकी स्किल आनी चाहिए कि बॉलर तो मुश्किल आएंगे ही, वो तो सब प्रयास करेंगे कि आपको कठिन सवाल आएंगे ही आएंगे, सब प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सीखना है कि कौन से बॉल को छोड़ देना है और कौन से बॉल को डट करना है, कौन से बॉल को मारना है, कौन से सवाल को छोड़ देना है। उसमें घुसना नहीं है, ईगो पे लेना नहीं है कि मुझे कैसे नहीं आया ये सवाल। कौन से सवाल को प्रयास करना है जजमेंट करके और कौन से सवाल को अटैक करना है, ये आपको सीखना है। उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन ये समय से आता है, अनुभव से आता है। उसमें समय देना ज़रूरी है। अगर आप समय देते हैं तो ज़रूर इन सब चीज़ें डिसिप्लिन करते रहिए, कंसिस्टेंसी करते रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचते रहेंगे। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर करना चाहता है, आपके अगर सपने बड़े हैं तो ये सब करना पड़ेगा। और शायद क्या, मैं ज़रूर श्योर कहता हूँ कि आपको आपके मंजिल ज़रूर मिलती है। तो मंजिल ज़रूर मिलती है, और ख़ास तौर से जब आप अधिकारी के तौर पे जब आप समाज के बीच में हो, तो अगर आप में संवेदनशीलता है, अगर आप में कर्तव्यपरायणता है और संगे आप मेहनत के संगे लगे हैं, तो निश्चित तौर पे आप उस सेवा की संगे भी न्याय कर रहे हैं जो पद आपको शासन या प्रशासन ने या इस संविधान ने दो है। और फिलहाल स्वप्निल वानखेड़े जी एक लोकप्रिय कलेक्टर के तौर पे दतिया जिले में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उम्मीद करें कि दतिया में भी उनको कार्यकाल लंबे समय तक रहे, कि आगे भी जब वे जी पद पे भी रहें, ऐसी संवेदनशीलता के संगे जनता के संगे न्याय करते रहें। राम राम। नमस्कार, जय हिंद।